नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ गिल्लू का अध्ययन करेंगे। पाठ गिल्लू, इसकी रचयिता है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं, परंतु उससे पूर्व हम महादेवी वर्मा जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को यानी कि 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। महादेवी जी 1929 में यानी कि 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर एक भिक्षुणी बनना चाहती थीं, लेकिन महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वे समाज की सेवा में लग गईं। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत विषय में एमए किया तथा नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की भी स्थापना की तथा वे वहां की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन भी किया, यानी पत्रिका चांद की ये संपादक भी थी। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं कविता संग्रह निहार, रशिम, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। आपके गद्य साहित्य हैं रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, संस्मरण में पथ के साथी और मेरा परिवार, निबंध श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता। ललित निबंध है आपके क्षणदा, कहानियां गिल्लू जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, संस्मरण रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह हिमालय। अब देखिए 1 मई 1983 यानी 1983 में भारत भारती के लिए तथा इसी वर्ष नवंबर के महीने में यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 11 सितंबर को 1987 में 11 सितंबर 1987 में महादेवी वर्मा जी का प्रयाग में निधन हो गया। तो बच्चों, ये था महादेवी वर्मा जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पाठ से। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है कि इस पाठ में एक हमारे समक्ष एक चंचल और विद्युत गति से दौड़ने वाले जीव यानी कि गिलहरी देखने को मिलेगा। ये गिलहरी लेखिका के द्वारा बचाया गया था जब वो अपने घोंसले से नीचे गिर गया था और कुछ कौवे उस पे टूट पड़े थे उसे खाने के लिए, पर हमारी लेखिका ने किस तरह से उसकी रक्षा करी तथा उसकी मरहम पट्टी की, उसका वर्णन हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि लेखिका के साथ गिल्लू की आत्मीयता कैसी होती है, किस तरह से वो स्वच्छंद रूप से उनके घर में विहार करता है यानी घूमता है, वो उनका भोजन का साथी भी बन जाता है, साथ ही वह किस तरह से लेखिका को तकलीफ में देखकर बेहद दुखी हो जाता है। इन सभी घटनाओं का वर्णन पाठ में देखने को आपको मिलेगा। अंत में हम देखते हैं कि गिल्लू जिसे सोनजूही का फूल जो था वो बहुत पसंद आता था और उसके मृत्यु के समय या उसकी मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि किस तरह से महादेवी वर्मा जी उसकी समाधि भी वहीं पर बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से पाठ का सार है और चलिए अब हम बिना विलंब किए पाठ की शुरुआत करते हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। शुरू करती हूं मैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी
पर आज उस लघु प्राण की खोज है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि महादेवी वर्मा अपने घर के बगीचे में खड़ी हैं और वहां पे एक सोन जूही का पेड़ लगा हुआ है। सोन जूही यानी कि एक जूही करके एक पुष्प होता है, फूल होता है, जिसका रंग क्या होता है, पीले रंग का होता है, जो मैंने चित्र में भी आपको दिखाया है। वो वहां पे उन कलियों को देखने गई थी, लेकिन अचानक अनायास ही उन्हें किसकी याद आ जाती है, उसे एक जीव की याद आ जाती है। छोटे से जीव का उन्हें स्मरण हुआ आता है, जो उसी लताओं में छुप जाता था और फिर जब महादेवी वर्मा को देखता था तो अचानक से उन पर कूद पड़ता था प्रेम में। ठीक है, और आज भी महादेवी वर्मा उसी सोनजूही के पेड़ के समक्ष खड़ी हैं, शायद इस उम्मीद में कि आज फिर वो लघु प्राण उनके ऊपर आएगा, उनसे मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो मिट्टी में मिल चुका है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। शायद वो भी एक स्वर्णिम कली बन चुका है और महादेवी शायद उसी स्वर्णिम कली के जरिए इस गिल्लू को देखना चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक किसके बारे में याद कर रही हैं, तो गिल्लू के बारे में याद करती हैं। गिल्लू कौन है, एक छोटा सा गिलहरी है और उसे सोनजूही के फूलों से बेहद प्यार था। और महादेवी वर्मा भी जब सोनजूही के फूलों को देखती हैं तो उन्हें गिल्लू का स्मरण हो आता है। आगे बढ़ते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआल जैसे खेल रहे हैं। ये काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने पहले हमें गिल्लू का थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय दिया कि वो कौन था और उसकी मृत्यु कब हुई, अब वो क्या उसको हमेशा ही याद रखती हैं। अब वो हमें बताती है कि कैसे गिल्लू उनके जीवन में आया। एक दिन वो अपने कमरे में थी, अचानक उन्हें कौवों की बहुत जोर जोर से कांव कांव की आवाज आने लगती है। जब वो आके देखती हैं तो 2 कौवे छुआ-छुआल क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक तरह का एक गेम होता है जिसमें चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। तो 2 कौवे इसी तरह का कुछ खेल खेल रहे थे और ये बड़ा ही विचित्र खेल था। ठीक है, तो जब महादेवी वर्मा वहां पे जाके देखती हैं तो उन्हें वहां पे क्या देखने को मिलता है उसको हम समझेंगे। और साथ ही यहाँ पे हमने देखा है कि इन विचित्र पक्षियों को क्या कहा गया है कि ये एक तरह से समादरित हैं। ये जो कौवे होते हैं विशेष आदर के, समादरित का मतलब होता है विशेष आदर के हकदार होते हैं। अनादरित यानी इनका तिरस्कार भी कभी कभी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग इनको बहुत ज्यादा सम्मानित करते हैं, अति सम्मानित, तो कुछ लोग इनको बहुत ही ज्यादा अति अवमानित, यानी इनका अपमान भी बहुत अधिक होता है। आपने जानते होंगे, अगर थोड़ी सी एक बात कर लें कौवों के बारे में, कि जो कौवे होते हैं हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि कौवों को एक तरह से पुरखों से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कौवे जब आते हैं तो ये माना जाता है कि कुछ शुभ समाचार आने वाला है, तो कुछ लोगों का मानना होता है कि अशुभ समाचार भी आ सकता है। कुछ का मानना होता है कि कौवे काम कर रहे हैं तो घर में अतिथि आने वाले हैं। तो बात यहाँ पे कौवों की नहीं है, बात यहाँ पे हम गिलहरी की करेंगे। तो महादेवी वर्मा ने जब उन कौवों की इस तरह के छुआ-छुआल जैसे खेल को देखा और वो वहां पास पहुंचती हैं तो उन्हें कौन दिखता है, गिल्लू। देखिए आगे, हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक यानी कि कौवा बनकर ही अवतीर्ण शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अभी मैंने बताया कि जब कौवा आता है, काम करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कोई अतिथि आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और काम करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। तो कुछ लोग कौवे के काम को एक तरह से अपमानित शब्द भी मानते हैं, एक तरह से नेगेटिवली भी उस चीज को लेते हैं। तो यहाँ पे कौवा आया और उसके आने से क्या क्या हमारे बीच में संदेश पहुंचता है उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि अभी जैसे काक पुराण यानी कि अभी वो कौवों के बारे में इतनी सारी बातों को सोच ही रही थी और अचानक उसमें क्या आ जाता है, अचानक मतलब ऑल ऑफ अ सडन बाधा आ जाती है
क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रफक गई, यानी कि रुक गई। ठीक है, रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और तब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्रव्य यानी कि दो कौवे, काकद्रव्य शब्द का अर्थ होता है दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वे निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सभी लोगों ने मुझसे कहा, या सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। तो देखिए, मैं आपको एक संक्षिप्त फिर से बताती हूँ कि यहाँ पर जो कौवा है वो दो कौवे हैं, और उन्होंने बेचारे एक छोटे से गिलहरी के बच्चे को अपनी चोंच से मारने लगते हैं और कांव कांव की ध्वनि कर रहे थे। तो पहले हमें लेखिका ने बताया कि कांव कांव की ध्वनि को हम किस अनेक अर्थों में लेते हैं, तभी उनकी नजर उस छोटे से जीव पर जाती है। वहां मौजूद उनके अन्य जो दोस्त थे या जो उनके घर के रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि अब इस गिलहरी को छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे कौवे ने बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है, अब इसको बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखते क्या होता है। परंतु मन नहीं माना, पर हमारी लेखिका जी मानती नहीं है। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। यहाँ पे लोगों ने उन्हें मना किया कि अब इस गिलहरी को मत उठाओ, कोई फायदा नहीं है, कौवों ने इसको घायल कर दिया, अब ये मर जाएगा। परंतु महादेवी वर्मा जी ऐसा नहीं करती हैं, उनकी बातों को नहीं मानती हैं और उसे उठाकर अपने कमरे में लाती हैं और उसकी मरहम पट्टी करती हैं। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। बड़ी ही यातना करती हैं वो, बहुत ही मुश्किलों से वो उसको दूध पिलाना चाहती हैं, परंतु वो दूध पिला नहीं पाती हैं। पतली बत्ती यानी कि कॉटन की हेल्प से वे उसके मुंह में दूध को निचोड़ के डालना चाहती हैं, पर नहीं कर पाती हैं। कई घंटे के उपचार के उपरांत तो उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। मतलब वो ऐसा नहीं कि छोड़ देती हैं, वो काफी ट्राई करती हैं, काफी घंटे तक ट्राई करती हैं। फाइनली उस छोटे से जीव के मुंह में वो एक बूंद पानी पिला पाती हैं। पहले तो दूध पिलाने की कोशिश की, फिर उसके बाद उन्होंने उसको पानी टपकाया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। सो विद इन 3 days, तीसरे दिन ही वो बहुत ही अच्छा हो गया, आश्वस्त हो गया, मतलब कि स्वस्थ हो गया। और आश्वस्त मतलब कि यहाँ पे बहुत यकीन से अपने इधर उधर वो घूमने लगा और महादेवी वर्मा जी के उंगलियों को पकड़कर इधर उधर देखने लगा। ठीक है, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो जब वो अपने घोंसले से गिरा था तो वो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो 3 to 4 months, 3 से 4 मास का हो चुका है और उसकी पूंछें भी बड़ी हो गई हैं, उनमें झब्बेदार पूंछ हो चुकी हैं और उसकी आंखें सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगती हैं। ठीक है, आगे देखिए। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी कि गिलहरी क्या होता है, एक जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन महादेवी वर्मा जी ने उसको अब एक नाम देके उसे व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। और इस प्रकार हम उसे क्या कहकर पुकारने लगे, गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक छोटी सी डलिया ली है, उसमें उन्होंने रुई भर दिया ताकि उसे वो चुभे ना, और उसी को उसका घर बना दिया गया। आराम से गिल्लू उसमें रहने लगा। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो आराम से उस डलिये में झूलता रहता था और अपने आंखों से घर के बाहर और अंदर देखता रहता था। ठीक है, आगे क्या होता है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता।
उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो हम देखते हैं जब भी महादेवी वर्मा अपने स्टडी टेबल पर बैठती कुछ पढ़ने लिखने के लिए, तो गिल्लू चाहता था कि महादेवी वर्मा उसको हमेशा देखती रहे, वो उनका ध्यान, उनका अट्रैक्शन चाहता था। और उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि वो एक प्लानिंग करता था। क्या करता था, वो उनके पैर तक, पैर से लेकर उनके सर तक पर्दे पर कभी चढ़ जाता, कभी पैर से लेकर उनके सर के ऊपर चढ़ता और तेजी से उतरता। और यह क्रम वो तब तक करता रहता जब तक महादेवी वर्मा खुद खड़ी होकर उसे पकड़ न ले। ठीक है। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। ठीक है। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो कभी कभी महादेवी वर्मा उसे इतना अधिक परेशान हो जाती थी कि वह उसे एक लिफाफा यानी कि एनवलप के अंदर डाल देती थी, जिससे मात्र उसकी 2 पंजे और उसकी आंखों से वो सब कुछ देख पाता था। और इसी तरह वो महादेवी वर्मा को काम करते हुए भी देखता रहता था। ठीक है। आगे देखिए। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। और जब उसे भूख लगती तो वो एक साउंड निकालता था चिक चिक करके, और मैं उसे काजू या बिस्किट उसके देती, और जो हाथ बाहर की तरफ निकले हुए थे उन्हीं से वे कुतरकर उन्हें खाने लगता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब देखते हैं कि वसंत ऋतु आ गया, हर तरफ हरियाली छा गई, रंग बिरंगे फूल छा गए, उनकी महक महादेवी वर्मा के कमरों तक आने लगी। और भी गिलहरियां खिड़की के उस पार खड़े होकर गिल्लू को देखती और गिल्लू भी उनको देखता, है ना। तो महादेवी वर्मा को लगा कि अब ये समय आ चुका है कि मुझे भी गिल्लू को उन गिलहरियों से मिलने का मौका देना चाहिए। तो वो उससे मुक्त करने के बारे में सोचने लगती हैं। मैंने क्या किया, यानी कि महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, उन्हें कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही था। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब महादेवी वर्मा जी ने देखा कि गिल्लू बाहर जाना चाहता है, गिलहरियों से मिलना चाहता है, इस मौसम का मजा लेना चाहता है, तो उन्होंने उसी जाली में से एक छोटा सा कोना खोल दिया ताकि गिल्लू आसानी से वहां से बाहर निकल सके। और जब वो वहां से निकला तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, उसने एक मुक्ति की सांस ली। ठीक है। और साथ ही हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी के घर में सिर्फ गिल्लू एक प्राणी नहीं था, इसके अलावा उनके घर में गौरा गाय थी, उनके घर में हिरन थे, कुत्ते थे, बिल्लियां थी। महादेवी वर्मा जी को जीव जंतुओं को पालना बहुत ही पसंद आता था, तो उनसे गिल्लू को बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या उनके लिए कभी कभी हो जाती थी। खैर, आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तो हम देखते हैं कि जब भी महादेवी वर्मा घर से बाहर जाती, क्योंकि उनके कमरे में बहुत से पेपर्स रखे रहते थे, तो वो गिल्लू हमेशा क्या करता, बाहर चला जाता, और जैसे ही महादेवी वर्मा अंदर आती वो उनके पास आके सर से पैर तक और पैर से लेकर उनके सर तक ऊपर नीचे तक दौड़ लगाने लगता। ठीक है। इस तरह से वो उनको अपना समझिए यहाँ पे अपना एक तरह से अपनापन दिखा रहा है। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो जब महादेवी वर्मा कमरे में ना होती तो गिल्लू भी बाहर निकल जाता और ठीक 4 बजते घर के अंदर घुस जाता जब महादेवी वर्मा आने वाली होती, और गिलहरियों के साथ वो खूब मजे करता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में।
तो वो गिलहरी जो थी, हमारी जो गिल्लू था, वो किस तरह और कैसे महादेवी वर्मा के साथ खेलता था, उसे बड़ा मजा आता था महादेवी वर्मा को चौंकाने में, डराने में। तो वो क्या करता था, कभी वो फूलदान गुलदस्ते के पीछे जाकर छिप जाता, कभी पर्दों के पीछे, कर्टन्स के पीछे जाकर छुप जाता, कभी वो सोनजूही की पत्तियों के अंदर छुप जाता, और जब मैं वहां होती तो अचानक से मेरे सामने आ जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। आगे महादेवी में बताती हैं कि गिल्लू की और एक हरकत हमें, कि गिल्लू ही एकमात्र ऐसा जीव था उनके घर में जो महादेवी वर्मा जी के साथ उनकी थाली में बैठकर खाता था। ऐसा और कोई पशु पक्षी नहीं था जिसमें इस तरह करने की कोई हिम्मत हो। ओके, देखिए यहाँ पे गिल्लू इनमें अपवाद था, ठीक है, अलग से था वो एक। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब क्या होता है कि सामान्य नियम को जो नहीं मानता है, को बाधित करने वाला। अब सभी जीव जंतु अपना अपना खाना खाते थे, किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो महादेवी वर्मा के समक्ष बैठकर भी खाएं, ठीक है, उनमें से किसी को इतनी छूट नहीं थी। लेकिन मात्र गिल्लू ही था जो आंगन की दीवार को पार करके, बरामदे को पार करके उनके मेज तक पहुंच जाता था और उनकी थाली में बैठ जाता था, ठीक है, थाली के नजदीक बैठ जाता था। महादेवी वर्मा ने उसको बैठना सिखाया और उसके बैठकर वो मेरी थाली, उनकी थाली में से क्या लेता था, एक एक चावल उठाकर बड़ी ही सफाई से, स्मार्टली वो उसे खाता था। वैसे तो गिल्लू को क्या पसंद था खाने में, काजू बेहद पसंद था, और अगर उसे काजू नहीं मिलता था तो वो खाना भी कभी कभी नहीं खाता था, और जो खाना मिलता था उसे अपने झूले से बाहर भी फेंक देता था। तो गिल्लू काफी ज्यादा इन सब चीजों में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर था, ठीक है। आगे देखिए, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू देते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने देखा तो उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी का एक बार मोटर दुर्घटना होती है, यानी उनके कार एक्सीडेंट होता है और उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ता है। उस वक्त, उस दौरान गिल्लू की प्रतिक्रिया क्या थी? उस वक्त क्या होता था कि जब भी कोई उसके कमरे में आता तो वो वैसे ही भागकर उस इंसान के पास जाता, लेकिन उसे एक एहसास हो जाता था कि ये जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो महादेवी वर्मा जी नहीं है, तो वो तुरंत वापस अपने घोंसले में या अपने डलिया में आ जाता था, ठीक है। साथ ही कई लोगों ने उसको काजू भी दिया, क्योंकि सबको पता था कि उसे काजू खाना पसंद है, लेकिन उसने काजू को छुआ तक नहीं। और ये सारी बातें महादेवी वर्मा को तब पता चलती हैं जब वो अपने अस्पताल से जब वो अपने घर वापस लौटती हैं, उसके झूले की सफाई करती हैं तो देखती हैं उसमें बहुत सारे काजू पड़े हुए थे। इससे उन्हें पता चला कि कितना अधिक गिल्लू ने उनको यहाँ पर मिस किया और किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया उन्हें यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। आत्मीयता की भावना, अपनेपन की भावना उसे देखने को मिलती है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अब महादेवी वर्मा जी जब हॉस्पिटल से आई थी, उनके शरीर में अभी भी थोड़ी बहुत अस्वस्थता थी, तो वो तकिए पर जब सोती थी तो गिल्लू भी उनके तकिए के सिरहाने बैठ जाता और अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को हल्के हल्के हाथों से दबाता, सहलाता, ठीक है, या दबाता। और जब वो हटता तो महादेवी वर्मा को खुद फील होता है कि कोई उनका अपना या अपनी कोई उनकी सेविका वहां से हट गई है, उनका अपने, मतलब इतना अटैचमेंट यहाँ पे उन दोनों में हो गया था, ठीक है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता।
उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। जब गर्मियों का समय शुरू हुआ तो दोपहर के समय गिल्लू अब बाहर नहीं जा रहा था। वसंत का समय खत्म हुआ, गर्मी शुरू हुई, तो वो क्या करता था कि वो महादेवी वर्मा के सामने ही बैठे रहना चाहता था। और उसके लिए उसने एक उपाय किया कि जो मिट्टी की सुराही होती है, जो कि बहुत ठंडी होती है, उसमें पानी रहता है, गर्मियों में हम रखते हैं, वो उसी पर जाकर चिपक कर बैठ जाता था। ठीक है, इस तरह से वो ठंडक भी महसूस कर लेता और साथ ही साथ वो महादेवी वर्मा के साथ भी रहता था। तो कितना स्मार्ट था गिल्लू। ठीक है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगलियां पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणसन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। तो हम देखते हैं कि जो गिलहरी प्रजाति होती है वो सिर्फ 2 वर्ष तक ही जीवित रह सकती हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है नेचुरली। ठीक है, तो गिल्लू की जो जीवन यात्रा का भी अंत का समय आ चुका था। ऑलमोस्ट 2 साल वो यहाँ पे हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी के साथ रहा। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, वो बाहर तक नहीं गया। और रात में जब महादेवी वर्मा जी सो रही थी वो उनके पास अपने झूले से उतरकर चला गया और ठीक उसी तरह उसने अपने पंजों से उनकी उसी उंगली को पकड़ के रखा था जब उसने जब वो बचपन में जब वो मरने वाला था, जब कौवों ने उसको हर्ट किया था, तो जिस तरह से महादेवी वर्मा ने उसकी अपनी उन उंगलियों से उसकी सहायता की थी, आज उसने उसे उन्हीं उंगलियों को पकड़ के रखा था। उसके पंजे, मतलब गिल्लू के जो हाथ थे, पंजे थे, वो बहुत ज्यादा ठंडे हो चुके थे। महादेवी वर्मा जी ने उठकर हीटर को भी जलाया था ताकि वो उसे उष्णता दे सके, यानी कि गर्मी दे सके। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, मतलब जैसे ही सुबह होती है, वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब अपनी मृत्यु के समय, अपने अंतिम समय में भी वो महादेवी वर्मा जी के साथ में रहता है। महादेवी वर्मा जी उसको गर्मी देना भी चाहती हैं, बचाना भी चाहती हैं, परंतु अर्ली मॉर्निंग हम देखते हैं कि गिल्लू की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गिल्लू की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा उसके झूले को उतारकर नीचे रख देती हैं। साथ ही वह खिड़की जिस पे जाली लगाई गई थी और थोड़ी सी जाली का हिस्सा खोल दिया गया था ताकि गिल्लू बाहर और अंदर आ सके, उसे भी महादेवी वर्मा बंद कर देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी उस जाली के उस पार से कुछ गिलहरियां चिक चिक करती रहती हैं, शायद वो गिल्लू को ढूंढ रही हैं। और सोन जूही पर बसंत भी आता ही रहता है। ऑब्वियसली बसंत के महीने में उस सोन जूही पे आज भी पीले रंग के फूल खिलते ही रहते हैं। अगर कोई नहीं है तो वो है गिल्लू। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, अर्थात जब गिल्लू की मृत्यु हो जाती है तो महादेवी वर्मा जी ठीक इसी पेड़ के नीचे गिल्लू की समाधि बनाती हैं। और इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। क्यों उन्होंने उसकी समाधि यहाँ पर बनाई? क्योंकि गिल्लू को पीले रंग के फूल, सोन जूही के फूल बेहद अधिक प्रिय भी थे। ठीक है, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। साथ ही शायद यहाँ पे महादेवी वर्मा जी के मन में एक विश्वास है कि इन्हीं छोटे छोटे फूलों की तरह वह छोटा सा प्राणी, लघुगात यानी वो छोटा सा शरीर वाला जीव भी एक दिन इन्हीं फूलों की तरह खिलकर मेरे सामने आ जाएगा किसी वसंत के दिन में। ठीक है, और उन्हें शायद ये सब कुछ करना, उसकी समाधि को यहाँ पे बनाना इस विश्वास के साथ कि कभी वो गिल्लू को इन्हीं फूलों के जरिए देख सकेंगी, या ऐसा विश्वास उनको लगता है।
ये सारी बातें उन्हें क्या देती हैं छात्रों, बेहद अधिक संतोष देती हैं। मन का ये उनका विश्वास है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गिल्लू कहानी बेहद रोचक और समझ में आई होगी। तो इसी के साथ चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।